बच्चों स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सही है। सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो ये समझनी है कि आज की क्लास का हमारा इंशाल्लाह एजेंडा है ISQM1। सही है। हमारे पास आज की क्लास का हमारा एजेंडा है, हम बहुत सारे आइजाज को क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे और लिंक भी कर लेंगे। और जो फोकस है हमारा वो आइजा रीडिंग के ऊपर है, बिकॉज चीज़ें स्मार्ट लेक्चर में समझाती हैं, पढ़ाती हैं, लिंक करवाती हैं, तो आइजा रीडिंग में बच्चों को थोड़ा सा मसला होता है। मुझे एक बात पता है, कल हमने आइजा 600 की रीडिंग करी थी और कोई मजीद कॉन्सेप्ट्स को हमने एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर किया था। वो कुछ फ़ायदा हुआ था आपका जो आपने घंटे सवा घंटा लगाया था मेरे साथ, तो फ़ायदा हुआ तो हम कोशिश करेंगे हम इस तरीके से मैक्सिमम आइजाज को इंशाल्लाह पेपर से पहले बच्चों कवर कर लें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, ISQM1 हमेशा याद रखिएगा, ISQM1 का जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका एक ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। सही है। मैं आइजा रीडिंग भी करूंगा आपके साथ और मैं सारी चीज़ें कवर भी करूंगा, लेकिन जो मैं डायग्राम आपके साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझ जाएगा। एक है ISQM1 में ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म का ऑब्जेक्टिव है डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। सही है। फर्म की जिम्मेदारी है कि जी उसने डिजाइन भी करना है, उसने इंप्लीमेंट भी करना है और उसने ऑपरेट भी करना है। सही है। उसको ऑपरेट भी करना है क्या? सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, तो इसका मतलब है सर, इसका मतलब ये हो गया कि जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्म और उसके लोग कंप्लाई करें किससे? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, और जो भी रिपोर्ट फर्म इशू करे वो अप्रोप्रिएट हो। बहुत ही जेनेरिक बात लिखी हुई है, लेकिन सारी चीज़ें इसी के अंदर शामिल है। सही है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसकी एक डायग्राम जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उसने डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, ऑपरेट करना है सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा सर, और सिस्टम ऑफ क्वालिटी, अच्छा अगर सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट को मैं डिजाइन कर लूंगा, इंप्लीमेंट कर लूंगा और ऑपरेट करूंगा, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ये मैं क्यों कर रहा हूँ? वाई? ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि फर्म और उसके लोग जो हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर सकें और जो भी फर्म रिपोर्ट इशू करे वो अप्रोप्रिएट हो। सही है। अच्छा, वाई का तो आंसर मुझे मिल गया, क्यों करना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूं हाउ, कैसे? सही है। अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फर्म में बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊं बच्चों, किस तरीके से बनाऊं? इस चीज के लिए स्टूडेंट ने आपसे कहा कि जी इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होंगे या कुछ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? और वो हमारे पास कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स क्या होंगे? वो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स हमारे पास होंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस एंड लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन। अच्छा, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के बच्चों एलिमेंट्स है। स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि जो फर्म है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने इस कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना है। हम इन कंपोनेंट को जाके आइजा में रीड भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है। और इसको पढ़ भी लेंगे। स्मार्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में टेक्निकल साइड को कवर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उसका मैं ओवरव्यू भी आपको दे दूंगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ये दो वर्ड कहीं लिखे हैं, मैं याद आ रहा है, एथिकल रिक्वायरमेंट और एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस। अच्छा बच्चों, ये एथिकल रिक्वायरमेंट ये कहाँ पे लिखे हुए? ये एथिकल रिक्वायरमेंट तो ICAP का कोड ऑफ एथिक्स हो गया। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस की चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? आइजा 300 में हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, आइजा 300 में एक और चीज़ लिखी हुई होती है कि जी आपके पास कॉम्पिटेंसी हो, कैपेबिलिटी हो। सही है। कॉम्पिटेंसी हो, कैपेबिलिटी हो, तो इसका मतलब है ये किस चीज़ की बात करते हैं? रिसोर्स की बात करता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश ये करिएगा कि बहुत से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन उन चीज़ों की कंप्लायंस कैसे होगी, वो बनेंगी कैसे, वो डिज़ाइन कैसे होंगी, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगी, वो ऑपरेट कैसे होंगी, उसके लिए ISQM1 नाजिल हुआ है। ISQM1 जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? वो फर्म के ऊपर अप्लाई होता है। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मैं आपके साथ एक चीज़ साथ इसको देखता हूँ। अच्छा, हमारा एजेंडा ये है, हम मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह आइजा को रीड कर लेंगे, ISQM1 को रीड कर लेंगे, और उसके बाद 30 से 40 मिनट हम किस चीज़ के ऊपर लगाएंगे? इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग के ऊपर लगाएंगे। डन हो गया? तो हम 2 से 3 सवाल ड्राफ्ट भी कर लेंगे, और जब हम ये 15-20 मिनट इसमें लगा लेंगे और ड्राफ्ट कर लेंगे, तो शायद आज की क्लास में हम 6 से 8 आइजाज को लिंक करके उसकी ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे। यहाँ तक बात समझ आती है? ये एजेंडा क्लियर है मेरे बच्चों? तो अगर 1 घंटा दे देंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको। सही। और क्वालिटी मैनेजमेंट का सवाल किस तरीके से आता है, कैसे एड्रेस करना है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी।
This ISQM deals with the firm's responsibility to design, implement and operate a system of quality management for the audit or review of FS or other assurance or related service engagement. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर ऑडिट हो गया तो उसका मतलब है आइजा हो गया, रिव्यू हो गया तो उसका मतलब है ISRE हो गया, एंड और अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस, एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, सही है। तो इसका मतलब है जितने भी आपके पास ISAE हो गए या रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट में आपके पास ISRS आ गया, उन सब के ऊपर आपका ISQM 1 अप्लाई हो जाएगा। स्कोप क्लियर है मेरे बच्चों? This ISQM deals with the firm's responsibility to establish policies or procedure addressing engagements that are required to be subject to engagement quality review. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। The firm system of quality management 8 component है: risk assessment process, governance and leadership, relevant ethical requirement, acceptance and continuous, engagement performance, resources, information and communication and monitoring and remediation process, सही है। अब स्टैंडर्ड ने क्या करा है, स्टैंडर्ड ने अब जो पूरा स्टैंडर्ड कवर हो रहा है वो इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन के ऊपर कवर हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन के ऊपर कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहला कंपोनेंट कौन सा है, मैं थोड़ा सा कुछ पेजेस स्किप कर रहा हूँ ताकि आपके साथ डिस्कस कर सकूँ कि पहला कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है। पहला कंपोनेंट हमारे पास है फर्म्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर 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 कोई सब्जेक्टिव सवाल आएगा ना, कोई सब्जेक्टिव सवाल आएगा जो कि प्योरली रिलेट करेगा किससे रिलेट करेगा, अगर प्योरली ISQM 1 से रिलेट कर रहा होगा तो ये सबसे ट्रिकी एरिया है प्यारे बच्चों, ये सबसे ट्रिकी एरिया, सही है। उसको मैं समझाऊंगा भी, कुछ गाइडेंस भी है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्म्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अच्छा, जो फर्म्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, ये एक चीज सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ गई हमारी डायग्राम? ये जो हमारी डायग्राम है, इसमें भी हम कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं बच्चों? इसमें भी हम कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। फर्म का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फर्म जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करेगी तो ज़रूरी तो वो है तो पहला कंपोनेंट, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो रिस्क अराइज होंगे वो सारे के सारे किससे पर्टेन कर सकते हैं? वो गवर्नेंस एंड लीडरशिप से भी पर्टेन कर सकते हैं, वो एंगेजमेंट रिसोर्स से भी पर्टेन कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस से पर्टेन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये लिंकिंग समझ आती है मेरे बच्चों को? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कभी भी आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है। जब फर्म अपनी रिस्क असेसमेंट करेगी तो वो कहीं पे भी जाके हिट कर सकती है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये याद रखिएगा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि सारे के सारे आइसोलेशन में नहीं है, सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एग्जाम में सवाल आएगा और अगर वो प्योरली आपसे पूछेगा तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के बारे में लाजमी ये बात याद रखिएगा, ये सारे के सारे चीजों के साथ लिंक्ड होता है। द फर्म शैल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट अ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू एस्टैब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, identify, assess quality risk and design and implement responses to address the quality risk। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है। ये आपसे क्या कहता है? ये कहता है कुछ इंटरनल कंट्रोल याद आ रहा है बच्चों? थोड़ा बहुत इंटरनल कंट्रोल याद आ रहा है? वो आपसे कहता है कि आपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बताना है कि आपके क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अगेंस्ट क्वालिटी, उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट क्या रिस्क हो सकते हैं वो बताना है, और उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या क्वालिटी का रिस्पॉन्स होगा वो आपने बताना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में फर्म ये असेस करेगी कि यार मेरी फर्म में अच्छा ये सारा का सारा काम मैं कर क्यों रहा हूँ, जल्दी से बता दो। ये सारा का सारा काम मैं कर क्यों रहा हूँ, मुझे जल्दी से बता दो। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को मैं, अगर ये इसका आंसर आप मुझे दे देंगे कि ये सारे के सारे काम मैं कर क्यों रहा हूँ, तो बड़ा आसान हो जाएगा आगे पढ़ना प्यारे बच्चों। ये सारा का सारा काम मैं कर क्यों रहा हूँ भाई? कौन सा ऑब्जेक्टिव? क्या बात समझ आ रही है? फर्म और उसके पर्सनल कंप्लाई करें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, और जो रिपोर्ट इशू की जाए वो चाहे वो रिपोर्ट ISRE की हो, चाहे वो ISAE की हो, चाहे वो आइजा की हो, सही है। ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जब आपने ये ऑब्जेक्टिव करना है तो फर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करेगी। अच्छा, जब फर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करती है तो जब मुझे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, बच्चों, जब मुझे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा। हाँ जी, जल्दी से आ जाए। अगर मुझे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा। स्टैंडर्ड ने आपको यहाँ पे रिस्क फैक्टर बताएं ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ जी, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं सर, क्वालिटी जो आपके फर्म का इंटरनल रिस्क है इसको अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूं, obtain an understanding of the conditions, events, circumstances, actions or inactions that may adversely affect the achievement of the quality objective including with respect to the nature and circumstances of the firm। फर्म लेवल पे रिस्क है तो फर्म की बात चल रही है। those relating to complexity and the operating characteristic of the firm, सही है। पहली चीज अगर मैं देखूं तो complexity and operating characteristic of the firm, इसके ऊपर इतनी गाइडेंस स्टैंडर्ड ने प्रोवाइड नहीं करी है, लेकिन ISQM 1 की जो इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस है उसमें कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड है। पहली चीज क्या है मेरे बच्चों? तो complexity
एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्म इसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ISKM1 की इंप्लीमेंटेशन गाइडेंस को एक्सप्लेन कर रही है। तो क्या सवाल आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से आएगा, द फर्म इज अ लार्ज फर्म with multiple offices. Each office has a leader in a charge of engagement, quality and administrative and operational matter. The complexity and the operating characteristic of the firm. Firm जो है एक बहुत बड़ी फर्म है, फर्ग्यूसन है, KPMG है, BDO है, EY है, यूसुफ आदिल है, GT है, बहुत बड़ी फर्म है, सही है। और उसकी मल्टीपल ऑफिसेज है। एक चीज़ आप मुझे ईमानदारी से बता दें, आप जिस फर्म के साथ भी एसोसिएट हो और उसकी अगर 8-10 फर्म्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या हर जगह पे इन्वायरमेंट, क्या हर जगह पे क्वालिटी, क्या हर जगह पे स्ट्रक्चर सेम है? मुझे ईमानदारी से बता दें, सही है। क्या हर जगह पे वही चीज़, अगर फर्ग्यूसन का कराची में इतना अच्छा नाम है तो क्या ये ज़रूरी है कि फर्ग्यूसन का जो लाहौर में या इस्लामाबाद में ब्रांच है वही सेम लेवल का नाम हो या वही सेम लेवल की क्वालिटी हो? तो ये फर्म के लिए एक रिस्क है। फर्म कहती है मेरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑफिस हैं, तो मैं क्वालिटी को, फर्म जब बात करते हैं तो सारी फर्म उसके अंदर इंक्लूड आती है, तो वो सारी की सारी क्वालिटी। तो अगर हम देखें तो यहाँ की जो फर्म है, अगर वो कंपीट करें यूरोप के फर्म के साथ, USA के फर्म के साथ या फिर UK के फर्म के साथ, तो वहाँ से कॉम्पीट नहीं कर सकती। तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए हो जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए हो जाएगा कि जी क्या अगर आप लार्ज, तो इसका मतलब है सवाल में क्या आएगा, सवाल में लिखा हुआ आ जाएगा द फर्म इज अ लार्ज फर्म विद द मल्टीपल ऑफिस। तो ये कौन से एलिमेंट को हिट कर रहा है? In the context of the governance and leadership, this may give rise to the quality risk related to how a consistent culture is permeated throughout the firm because of this dispersion of the firm and the leadership responsibility. सही है। तो अगर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाएगी कि ये किस चीज़ को हिट करेगा। अच्छा मुझे बच्चों, हम पढ़ क्या रहे हैं, जल्दी से बता दें हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फर्म्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, सही है। हम फर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और अच्छा ये नहीं लाहौर अच्छा है, तो मुझे रिस्पॉन्स से ये पता चल गया कि कौन सा बच्चा लाहौर का है इसमें, कौन सा बच्चा कराची का है, सही है। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फर्म्स का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। और लेकिन हमने जब ये वाला पॉइंट पढ़ा, तो जब इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये हिट किसको कर रहा है बच्चों, जल्दी से बता दें कौन सी क्वालिटी को हिट कर रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये हिट कर रहा है गवर्नेंस एंड लीडरशिप को। तो जो मैंने क्लास के स्टार्ट में आपसे एक बात करी थी कि भाई ये काम जो है, ये जो हम कर रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ये पर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो पहला कॉम्पोनेंट उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हिट बहुत सी चीज़ों कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेटेजिक and operational decision and action, business process and business model of the firm. The business model of the firm क्या है? The firm has a strategic goal to grow its tax practice and offer more extensive tax planning advice. फर्म का बिजनेस गोल ये है कि जी हमने दबा के टैक्स बेचना है, ऑडिट में इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हमने दबा के टैक्स बेचना है। इससे किस चीज़ पे थ्रेट हो सकता है? एक ऑडिट फर्म जो कि टैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, किस चीज़ पे थ्रेट हो सकता है प्यारे बच्चों? जबरदस्त, सही है। तो हम पर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस रहा है, लेकिन ये हिट किसको कर रहा है? ये एथिकल रिक्वायरमेंट को हिट कर रहा है। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? फिर तीसरी वो चीज कहता है द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ द लीडरशिप, सही है। द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ द लीडरशिप गिवन दैट द फर्म इज स्मॉल। अब वो कह रहा है फर्म छोटी है और लीडरशिप इज कॉन्सेंट्रेटेड टू अ सिंगल इंडिविजुअल हु हैज डेली इंटरेक्शन विद पर्सनल, सही है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि फर्म छोटी है और लीडरशिप में एक ही बंदा है और सारी की सारी डिसीजन मेकिंग, सारी की सारी चीज़ें उसी के अराउंड इवॉल्व हो रही थी। अगर ऐसा लीडरशिप स्टाइल हो जहाँ पे एक ही बंदा हो, तो ये अल्टीमेटली किसको हिट करेगा? ये अल्टीमेटली एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को हिट करेगा। क्यों? एक क्वालिटी रिस्क राइज होगा। क्यों? बिकॉज जो एम्प्लॉयज होंगे, अगर उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो वो किसके पास लेके जाएंगे? बंदा ही एक है, सही है। हम नॉर्मली ऑडिट करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में जब मैं डिलॉयट में ऑडिट कर रहा होता था, तो अगर कोई अकाउंटिंग का मसला आ रहा होता तो उसमें कोई डिस्प्यूट आ जाता था पार्टनर के साथ या डायरेक्टर के साथ, लेट से कोई डिस्प्यूट आता था, तो उसको पार्टनर को पता होता था कि अगर एक डिस्प्यूट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग ये होनी चाहिए, मेरे हिसाब से अकाउंटिंग भी होनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे सीनियर पार्टनर्स को, EQCR पार्टनर को, बाकी रिस्क एंड एडवाइजरी के पार्टनर्स को हम एंगेज करते थे और उनका एक व्यू लेते थे। उनका व्यू इसलिए ले रहे होते थे ताकि एक प्रॉपर चीज़ कर सके। लेकिन अगर एक छोटी फर्म है, एक ही पार्टनर है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो क्या क्वालिटी अचीव हो सकेगी बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द रिसोर्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। द फर्म हैज अ सर्विस डिलीवरी सेंटर लोकेटेड इन अनदर जुरिसडिक्शन दैट परफॉर्म सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप PwC की एग्जांपल लें तो PwC का कुछ नेदरलैंड वगैरह के साथ एक मामला चल रहे हैं, सही है, जिसमें बच्चा हमारे पास यहाँ पे बैठा होता है और वहाँ पे एंगेजमेंट कर रहा होता है, ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप बाहर की फर्म्स को देखेंगे, यूरोप की फर्म्स को देखेंगे, तो उन्होंने बहुत सारा काम, लाइक मैं भी एक रिसेंट एंगेजमेंट कर रहा था, तो एक काम जो है वो
रोम को आउटसोर्स किया हुआ था, एक काम जो है वो यूएसआई टीम जो कि इंडिया में बैठी होती है उसको आउटसोर्स किया हुआ था। सही है, तो जितने भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे, रिपीटेटिव काम होंगे, वो रोम्स में हमारे पास जा रहे थे। और जितना भी अगर कोई हाई रिस्क के ऊपर काम करवाना है, लेट्स से ग्रुप ऑडिट के ऊपर डिलीवरेबल्स वगैरह बनाना है या उनकी चेकलिस्ट वगैरह बनवानी है, तो इंडिया, तो इस चीज़ से अंदाजा लगाएं, मैं बैठा हुआ हूँ यूके, मैं बैठा हुआ हूँ आयरलैंड में, और मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ जिसपे मेरे पास एनएससी साइड से भी कुछ लोग हैं जो कि मुझे हेल्प कर रहे हैं, इंडियन साइड से भी कुछ लोग हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। अगर फर्म का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो डिफरेंट सर्विस डिलीवरी सेंटर ले रही है, तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि क्वालिटी का एक एलिमेंट होता है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। वो आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे? क्या तक बात समझ आती है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस दिस गिव राइज टू अ क्वालिटी रिजल्ट द पर्सनल्स आर नॉट एप्रोप्रिएटली डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड एंड दैट देयर वर्क इज नॉट प्रॉपर्ली रिव्यूड। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हसन साहब, ये मेरी जो मैंने आपको ISK वुमन के नोट्स दिए थे उसके अंदर जितनी भी गाइडेंस, प्रेजेंटेशन, जितना मटेरियल था, मैंने 1 पेजर हैंडआउट पर सारा शेयर करा हुआ है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते। तो बच्चों ये चीज़ समझ आती है आपको? क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो यहाँ पे उसने आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता दिए। सही है, यहाँ पे इसने आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स बता दिए। अच्छा, तो इससे क्या होगा? इस प्रोसेस से, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से मुझे क्वालिटी के रिस्क आइडेंटिफाई होंगे ताकि मैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स बना सकूं। और जो मुझे रिस्क आइडेंटिफाई होंगे वो ज़रूरी नहीं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के कंपोनेंट हो, वो बकिया जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्वालिटी के उन सबको जाके हिट कर सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अगली चीज़ चलते हैं, गवर्नेंस एंड लीडरशिप। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, सही, और आपको जो पार्टनर है वो फर्म का एक लेट से सीनियर पार्टनर है, ठीक है, और वो फर्म का सीनियर पार्टनर है, आप उसका एक एंगेजमेंट कर रहे हैं और आपको उसके काम के साथ लग रहा है कि यार वो पार्टनर जो है वो इश्यूज़ वगैरह में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो जो है, मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको दूंगा, सही है। वो क्लाइंट के साथ जब मीटिंग होती है तो वो किसी भी अकाउंटिंग इशू के ऊपर, जितने भी अकाउंटिंग इशूज़ हैं उस पर एग्री कर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल रिपोर्ट साइन हो जाती है, रिपोर्ट साइन होने से पहले आपको बुलाते हैं रूम में और आपसे कहते हैं कि यार ये लैपटॉप है, इस पर साइन ऑफ कर दो, सही है। अब मतलब जो वर्किंग पेपर्स हैं तो मेरा लैपटॉप यूज़ करके वर्किंग पेपर्स पे साइन ऑफ लगा दो। उसके बाद अगर 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता है तो वो कहता है ठीक है यार, डेट पे जाओ, डेट पे जाके कैलेंडर से डेट चेंज कर दो, पीछे कर दो, और उसके बाद जाके सारे के सारे साइन ऑफ कर दो। अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, या वो आपसे कहता है फाइल आर्काइव करनी है, 2-3 चीज़ें ओपन है, भी इसको रहने दो, अगर फाइल सेलेक्ट हो जाएगी तो बाद में उसको हम मैनुअल फाइल वगैरह में लगा देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम मैनुअल फाइल में लगा देंगे। अगर सीनियर लीडरशिप आपसे, या आपका फर्म का पार्टनर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपसे ये बातें कर रहा है तो क्या जो नीचे मैसेज जाएगा क्या वो क्वालिटी का जाएगा? सही है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, द फर्म शैल एस्टैब्लिश द फॉलोइंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव दैट एड्रेस द फर्म्स गवर्नेंस एंड लीडरशिप विच एस्टैब्लिश द एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। सही है, तो फर्म ने क्वालिटी के ऊपर फोकस तो करना है, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप होगी, जो पार्टनर्स वगैरह होंगे और जो लीडर्स होंगे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना है कमिटमेंट टू क्वालिटी थ्रू अ कल्चर that exists throughout the firm, which recognize and reinforce the firm's role in serving the public interest by consistently performing quality engagement, the importance of professional ethics, values and attitudes, the responsibility of all personnel for the quality relating to the performance of engagement activity within the system of quality management and their expected behavior, the importance of the quality in the firm's strategic decision and action including the firm's financial and operational priorities। कि यहाँ तक बात समझ आती है। और leadership is responsible and accountable for quality, leadership is responsible, leadership demonstrate a commitment to quality through their actions and behavior। तो सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना है बल्कि अपने एक्शन से भी उस चीज को आपने बताना है। मुझे क्या तक बात समझ आती है? तो गवर्नेंस एंड लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कि जो भी लीडर होगा, जो भी पार्टनर होगा, उसने क्वालिटी के ऊपर बार बार फोकस करना होगा। अगर आप देखें, अगर आप किसी टॉप की फर्म्स में होंगे तो एक चीज़ आप नोट करिएगा कि जो आपकी फर्म के CEO होगा या जो मैनेजिंग पार्टनर होगा, अक्सर महीने 1-1.5 महीने में उसकी तरफ से कोई ना कोई एक क्वालिटी की ईमेल आपके पास आती होगी। सही है। अगर आप किसी इंटरनेशनल फर्म के साथ एफिलिएट है तो नॉर्मली उनकी तरफ से कोई ना कोई ईमेल आपको क्वालिटी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर आती होगी। उनकी अगर आप वेबसाइट वगैरह में भी जाएंगे तो उधर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट होती है और वहाँ पे वो क्वालिटी के ऊपर कोई 100-150 पेज के चीज़ें लिख रहे होते हैं। क्या तक बात समझ आती है? तो दूसरी चीज़ गवर्नेंस एंड लीडरशिप, जो कि स्ट्रेट आपसे बात करता है कुछ पॉइंट्स के ऊपर। तीसरी चीज़ प्यारे बच्चों हमारे पास कौन सी? तीसरा एलिमेंट हमारे पास है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। जब रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, द फर्म एंड इट्स पर्सनल अंडरस्टैंड द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट टू विच द फर्म एंड द फर्म्स एंगेजमेंट आर सब्जेक्ट fulfill their responsibility in relation to the relevant ethical requirement to which the firm and the firm's engagements are subject to,
others including the network firm, individual, the network or network firm or service provider who are subject to the relevant ethical requirement to which the firm and the firm's engagement are subject, understand the relevant and fulfill. सिंपल सी दो चीज़ें आपके ऊपर बात करता है कि जी फर्म और जो फर्म के लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस वो उससे कंप्लाई भी करें. पिछले मैंने आपको एग्जांपल में 2 एग्जांपल दी थी. यूएसआई की टीम एक होती थी, एक आरएटीसी की टीम होती थी जो कि बाहर बैठी इंडिया वगैरह में बैठी होती थी, यूरोप में बैठी हुई होती थी. हम उनसे काम करा रहे होते थे. अगर वो हमारी इंगेजमेंट टीम का पार्ट तस्वुर किया जा रहा है तो ये फर्म की जिम्मेदारी है, डेलॉयट आयरलैंड की जिम्मेदारी है कि डेलॉयट इंडिया में या फिर इंडियन टीम में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि वहाँ इंडिया से बैठ कर काम कर रहा है, क्या वो सारी की सारी एथिकल रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है और क्या वो उससे कंप्लाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? मैं तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट. अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है acceptance and continuance of client relationship and specific engagement. The firm shall establish the following quality objective that address the acceptance and continuance of the client relationship. Judgment by the firm about whether to accept or continue a client relationship or specific engagement are appropriate based on information obtained about the nature and circumstances of the engagement and the integrity and the ethical values of the client. The firm's ability to perform the engagement according to the professional standards. ये कुछ याद आ रहा है? ये 2 पॉइंट्स कहाँ से लिखे गए? अगर आप क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जी मैनेजमेंट के पार्ट पे जबरदस्त मेरे बच्चों जबरदस्त आइजा 300 से लिखा हुआ है. एक एडिशनल चीज लिखी हुई है, एक एडिशनल चीज लिखी है. तो फाइनेंशियल एंड द ऑपरेशनल प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म डू नॉट लीड टू इनएप्रोप्रिएट जजमेंट अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू अ क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक एंगेजमेंट. सही है. फर्म की फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म डू नॉट लीड टू इनएप्रोप्रिएट जजमेंट. सही है. कोई बड़ा क्लाइंट नहीं आ रहा आपके पास, कोई लिस्टेड क्लाइंट नहीं आ रहा है, एक लिस्टेड क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया है तो सिर्फ इस बेसिस पे कि जी आपका पे लिस्टेड क्लाइंट आ जाएगा तो आप बाकी क्लाइंट्स का भी ऑडिट कर सकेंगे, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी, इस बेसिस पे आप क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करिएगा. इसमें हमारे पास जो पैराग्राफ दिए हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है. मैं थोड़ी देर में आपके साथ इन पैराग्राफ को डिस्कस करूंगा. बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? अगली चीज़ मेरे बच्चों, अगली चीज़ हमारे पास है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. और जब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात करता है तो अगेन वो कहता है कि जी आपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बताने हैं दैट एड्रेस द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट. और क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या? क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि एंगेजमेंट टीम अंडरस्टैंड एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कनेक्शन विद द एंगेजमेंट्स इंक्लूडिंग एज एप्लीकेबल द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग द क्वालिटी ऑन द एंगेजमेंट एंड बीइंग सफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएट इन्वॉल्व थ्रू आउट द एंगेजमेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है एंगेजमेंट पार्टनर ने, थ्रू आउट द एंगेजमेंट. और जो टीम उसको पता होना चाहिए क्वालिटी क्या है. द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन supervision of the engagement team and review of the work performed is appropriate based on the nature and circumstances of the engagement and the resource assigned to or made available to the engagement team, and work performed by the less experienced engagement team member is directed, supervised and reviewed by more experienced engagement team member. बच्चों सही है. तो अगेन एक आपसे परफॉर्मेंस की बात करता है. Engagement team exercise the appropriate professional judgment and when applicable the type of engagement प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. तीसरी चीज़ कहता है कि आपने प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी अप्लाई करनी है. 1 सेकंड दें बच्चों, सिर्फ 1 सेकंड, इसको 1 सेकंड रीड करें आप. बच्चों स्क्रीन दिख रही है. फिर उसके बाद वो कहता है, तो अगर इसके बाद वो कहता है कि जी कंसल्टेशन करें ऑन डिफिकल्ट और कॉन्टेशियस मैटर. अगर कोई मुश्किल मैटर आता है तो उसमें कंसल्टेशन भी करें. अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो अगेन कंसल्टेशन करें. और एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो असेंबल्ड हो टाइमली बेसिस में आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट, और अप्रोप्रिएटली मेंटेन्ड भी हो और रिटेन भी हो. तो ये हमसे बात करते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर. क्या मतलब है इसका? सिंपल से अगर मैं समराइज करूं, क्वालिटी की बात करता है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू की बात करता है, प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करता है, कंसल्टेशन की बात करता है, और इसके अलावा एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइविंग की बात. क्लियर हो गया बच्चों? हम सारे यहाँ पे क्लियर हो गए. उसके बाद वो बात करता है रिसोर्सेज में आपके पास 3 चीज़ें आती हैं. पहली आती है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स, दूसरी आपके पास आती है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, तीसरी आपके पास आती है इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, और चौथा आपके पास आता है सर्विस प्रोवाइडर. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि पहली चीज़ वो आपसे कहता है कि जी अगर आपने क्वालिटी का काम करना है तो जो लोग होंगे वो भी क्या होने चाहिए? वो भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए. और अगर आप कहते हो कि यार सफिशिएंट रिसोर्स अवेलेबल होनी चाहिए, तो जो लोग आपके पास हों उसके पास एक कैपेबिलिटी भी हो कि वो ये चीज़ कर सके. एक प्रैक्टिस रिव्यू में डेलॉयट का प्रैक्टिस रिव्यू हुआ था जिसमें उसने जो चैलेंज किया था वो ये चैलेंज किया था कि जी एक पार्टनर है, उसके पास 200 क्लाइंट्स हैं, और अगर 200 क्लाइंट्स हैं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि उसने 200 क्लाइंट्स पे प्रॉपर्ली डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू कर दिया. और पार्टनर की कॉम्पिटेंसी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसने कैपेबिलिटी किस तरीके से मैनेज करी, उसके पास कैपेबिलिटी किस तरीके से आई. तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस चीज़ को डिस्कस करने कि जो ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है वो पर्सनल्स आर हायर्ड, डेवलप्ड एंड रिटेन्ड
and have the competency and capabilities to consistently perform the quality engagement and perform activities in relation to the operation of firm system of quality management। सही है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स में आप सबके बाप क्या चीज़ आती है इसके अंदर, इन सब में आता है आपके पास जो आप ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं बच्चों को, यहाँ तक बात समझ आती है। तो अगर आपने देखा हो तो आपके ऑडिट सॉफ्टवेयर में कितने अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि उसमें प्रिपेयर का साइन ऑफ होता है, रिव्यूअर का साइन ऑफ होता है, ऐसा ही है। फिर उसमें डेट भी आ रही होती है, फिर कंप्लीट प्रिपेयर्ड बाय भी आ रहा होता है, फिर कंप्लीटेड बाय भी आ रहा होता है, फिर रिव्यूड बाय भी आ रहा होता है, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। तो एक बड़ा ज़बरदस्त आपका टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। फिर आपकी इंटेलेक्चुअल रिसोर्स होती है, PwC की मैथडोलॉजी है, डेलॉयट की मैथडोलॉजी है, EY की मैथडोलॉजी है, BDO की मैथडोलॉजी है। तो कुछ आपके इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज होती है, सही, जिसमें आपकी मैथडोलॉजी, आपकी गाइडेंस, आपकी ऑडिट अप्रोच, ऑडिट मैनुअल, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में आ रही होती हैं। क्लियर हम सारे यहाँ पे। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। बात सारी की सारी ये है कि सारी की सारी चीज़ किस तरीके से कम्युनिकेट की जाएगी, सही, और आपका सिस्टम किस तरीके से उसको कैप्चर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोड ऑफ एथिक्स में कोई चेंज आता है, अगर कोड ऑफ एथिक्स में कोई चेंज आता है तो वो चेंज किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर कोड ऑफ एथिक्स की मुझे कंप्लायंस चेक करनी है तो मैं किस तरीके से कंप्लायंस चेक करूंगा। अगर कोड ऑफ एथिक्स की कोई नॉन कंप्लायंस होती है तो किसको पता होना, इतनी बड़ी फर्म है, फर्म में किसको पता होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें वो करता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के ऊपर। द फर्म शैल एस्टैब्लिश द फॉलोइंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव दैट एड्रेस द ऑब्टेनिंग, जनरेटिंग और यूजिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। The information system identifies, captures, process and maintains the relevant and reliable information that supports the system of quality management. That supports the system of quality management. सही है। The culture of the firm recognizes and reinforces the responsibility of personnel to exchange information within the firm and with one another. सही है। क्वालिटी के लिए कल्चर ऑफ द फर्म भी आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को इंटरनली कम्युनिकेट कर सको। Relevant and reliable information is exchanged throughout the firm and with the engagement team including, ये कुछ चीज़ आपने कम्युनिकेट करनी होगी। रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू एक्सटर्नल पार्टीज। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब आप इतनी बड़ी फर्म हो और इतनी बड़ी फर्म होगी तो फिर आप क्या सिस्टम रखेंगे जिसके बेसिस पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको कैप्चर भी कर सकें, उसको प्रोसेस भी कर सकें, उसको रिकॉर्ड भी कर सकें और उसको रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट कर सकें। अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मॉनिटरिंग एंड रेमिशन प्रोसेस। सही है जी, प्रोसेस तो आपने बना लिया। जब प्रोसेस बना लिया तो फिर उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी और जब आपने मॉनिटरिंग करी तो और आपको पता चला कि जी एक नॉन कंप्लायंस हो रही है। नॉन कंप्लायंस का मतलब कि भाई इसमें तो आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, इस एंगेजमेंट में तो आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, या जो ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू करी वो ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस केस में आप फर्म को क्या करना पड़ेगा भाई, इस केस में फर्म को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बता दें। इस केस में फर्म को रेमिडिएशन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा कि जो गलती हुई है उसको किसी तरीके से सही करना पड़ेगा। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो बस मुझे जल्दी से एक चीज़ बता दें, जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है वो किसी ऑडिट फाइल का होता है। जब वो ऑडिट फाइल का ऑडिट कर रहा होता है तो उसके अंदर ऑडिट के इश्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके अंदर अकाउंटिंग के इश्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकता है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसने कोई सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का इशू भी आइडेंटिफाई कर लिया हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये तो इंटरनल QCR कर रहा है, लेकिन जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ तो एक फर्म एक बंदे को असाइन करेगी जिसकी जिम्मेदारी होगी किस चीज़ की जिम्मेदारी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट को मॉनिटर करेगा और अगर कोई इशू आइडेंटिफाई होता है तो उसकी रेमिडिएशन करेगा। बिल्कुल देखें, डिपेंड करता है। अगर फर्म लेवल पे है तो फर्म लेवल पे रेमिडी करेगा और अगर कोई मसला किसी एंगेजमेंट में आ जाता है तो एंगेजमेंट को भी रेमिडी करनी पड़ेगी। रेमिडिएशन होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2024 की ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है और इशू भी हो गई है और आपको पता चला कि जी ऑडिट रिपोर्ट गलत इशू हो गई है। इसका मतलब ये है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग मिस्टेक है, सही है, एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग का मसला है। तो रेमिडिएशन क्या होगी? अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? जब मॉनिटरिंग होगी और IAS स्कीम 2 भी अगर हम देख लेंगे थोड़ी देर में। और जब इसकी रेमिडिएशन आप कर रहे होंगे तो फिर आप, इसका मतलब ये, आप क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट को बोलेंगे जो FS गलत है वापस से उसको रीइशू करो, उसको सही करो और उसको रीइशू करो और मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को वापस से रीइशू करूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हो हसन, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसमें एक चीज़ सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? द फर्म शैल असाइन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टू द फर्म्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर इक्विवेलेंट और इफ एप्रूव्ड द फर्म्स मैनेजिंग बोर्ड ऑफ पार्टनर्स और इक्विवेलेंट। सही है? तो जो फर्म का सीईओ होगा या जो मैनेजिंग पार्टनर होगा या जो बोर्ड ऑफ पार्टनर्स होंगे, अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी होगी? सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की। अल्टीमेट जिम्मेदारी होगी सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की इन लोगों की। ठीक है? ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म का सीईओ बैठ के तो यार चेकलिस्ट वगैरह कंप्लायंस को चेक नहीं कर रहा होगा ना। ऑपरेशनल वे में ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, तो फर्म ने एक और जिम्मेदारी असाइन करनी होगी जो कि ऑपरेशनल जिम्मेदारी होगी। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, द मॉनिटरिंग एंड द रेमिडिएशन प्रोसेस। सही है? तो जो ऑपरेशनल मैटर्स होंगे वो किसी स्पेसिफिक बंदे को आप दे सकते हैं, और उसमें क्या चीज़ आ सकती है? इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट आ गई, मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस आ गया। इन असाइनिंग द रोल्स इन पैराग्राफ 20 द फर्म शैल डिटरमाइन दैट द इंडिविजुअल हैज द एप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज, knowledge, influence and authority within the firm and sufficient time to fulfill their assigned responsibility। समझने की कोशिश करिएगा जो सेक्शन in assigning the roles in paragraph 20, इसका मतलब है इन सब के लिए एक रूल कांस्टेंट है। वो कौन सा कांस्टेंट है? एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए, टाइम भी होना चाहिए और फुलफिल भी कर सके। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है? अच्छा, ये सुनिएगा मेरी बात को। फिर वो कहता है पैराग्राफ 22 में, द फर्म शैल डिटरमाइन दैट द इंडिविजुअल असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड द मॉनिटरिंग। अब ये किस चीज़ की बात कर रहा है? अब ये स्पेसिफिकली किस चीज़ की बात कर रहा है? अब ये पैराग्राफ 22 किस चीज़ की बात कर रहा है? पैराग्राफ 20 के बी और सी की। और पैराग्राफ 21 किसकी बात कर रहा है? पूरे के पूरे पैराग्राफ 20 की। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? द फर्म शैल डिटरमाइन द इंडिविजुअल असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी for the system of quality management, compliance with the independence requirement and the monitoring and revision process have a direct line of communication to the individuals assigned the ultimate responsibility and accountability for the system of quality management। तो अगर आपने ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे भी दी है, क्योंकि सीईओ के पास इतना टाइम नहीं होगा, तो उसने कहा ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फला बंदा करेगा। वो जो फला बंदा है उसके पास डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किसके पास? सीईओ के पास, मैनेजिंग पार्टनर के पास, या जो बोर्ड ऑफ पार्टनर है उसके पास। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, जो फर्म का सीईओ होगा, जो फर्म का मैनेजिंग पार्टनर होगा, या जो बोर्ड ऑफ पार्टनर होंगे, अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है भाई? अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपको वही डायग्राम बना रहा हूँ। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। ठीक है? अच्छा, जो सीईओ होगा, जो मैनेजिंग पार्टनर होगा, जो बोर्ड ऑफ पार्टनर्स होंगे, उनकी अल्टीमेट जिम्मेदारी है। क्या ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को असाइन की जा सकती है? तो फर्म असाइन करेगी किन लोगों को? इन लोगों को, कि जी आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर फर्म एक और चीज असाइन करेगी, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी वो किसको की जा सकती है? वो किसी भी बंदे को की जा सकती है जिसके पास एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, इन्फ्लुएंस हो, अथॉरिटी हो विद इन द फर्म सफिशिएंट टाइम टू फुलफिल देयर असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंड देयर असाइंड। और फिर एक और चीज ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आती है कि जी फर्म शैल डिटरमाइन दैट द इंडिविजुअल असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड द मॉनिटरिंग एंड रिविजन प्रोसेस हैव अ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। और एक और चीज वो आपसे कहता है कि जी जिसको ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने असाइन की है उसकी डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किसको? इनमें से जो भी बंदा हो। अच्छा, कुछ टेक्निकल बातें कर लूँ मैं आपके साथ बच्चों, इंपॉर्टेंट है, चांसेस भी हैं। और अगर ये टेक्निक अगर आप समझ गए अभी, तो अगले आधा घंटा जो अभी हम इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। सही है? बहुत। और 3 सवाल हम करेंगे, 3 सवाल करेंगे और इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा। जब भी सवाल आएगा डिस्कस दी क्वालिटी मैनेजमेंट, सवाल में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ होगा ISQM1, सवाल में नहीं लिखा होगा ISQM1, सवाल में लिखा होगा डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज, डिस्कस द क्वालिटी मैनेजमेंट इश्यूज, इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है? जब भी आएगा हमेशा याद रखिएगा, या तो इसका आंसर ISQM1 में मौजूद होगा, क्या ये बात समझ आती है? या इसका आंसर आइजा में मौजूद होगा, या इसका आंसर कोड ऑफ एथिक्स में मौजूद होगा। ये इतनी सी इक्वेशन आपको समझ आती है जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर क्वालिटी मैनेजमेंट का सवाल आएगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि या तो वो सवाल जो है उसका आंसर ISQM1 में मौजूद होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका आंसर किसी आइजा में मौजूद होगा, तो आपको आइजा में, और
अच्छा मैं और एंड लिख, सही है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका आंसर कोड ऑफ एथिक्स में हो। अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर जो हमने डायग्राम बनाई थी तो इसमें ICAP कोड ऑफ एथिक्स है, एथिकल रिक्वायरमेंट तो आपकी ICAP कोड ऑफ एथिक्स होती है, सही है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस जो है उसमें ISA 300 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ISA 300 से भी हो सकता है जो रिपोर्ट आपने इशू करी है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो जब रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और फर्म जो है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करे, और जब आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में जाएंगे, ISQM1 का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? The objective of the firm is to design, implement and operate a system of quality management that the firm and its personnel fulfill the responsibility according to the professional standards। और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या है? ISA, ISRE, ISRS, ICAP कोड ऑफ एथिक्स, यही है ना भाई, यही है ना। और जो रिपोर्ट इशू हो वो अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। तो इस लिंकिंग से बस इस 2-3 चीज़ों की जो मैं लिंकिंग आपसे करवा रहा हूँ, इससे इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम बनाई है। क्या ये डायग्राम समझ आती है? तो अगर सवाल आएगा तो या तो उसका आंसर ISQM1 में मौजूद होगा या उसका आंसर बकिया किसी स्टैंडर्ड में मौजूद होगा। ये क्लियर हो मेरे बच्चों? अगर क्लियर हो तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। मिकाइल एलिजे एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ ग्रोइंग फर्म स्पेशलाइज्ड इन ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट, is in the process of updating its system of quality management, SOQM. The firm has provided the following information. The firm leadership structure consists of a CEO, a managing partner and several departmental heads. सही है? The CEO, Mikhail Sabri, holds the ultimate responsibility and accountability for the system of quality management. Critically analyze the above roles and responsibilities for the system of quality management. पहली चीज़ मुझे बता दें, क्या इसका आंसर ISQM1 से होगा? हम सवाल पूरा रीड कर लेते हैं। सवाल सारी की सारी जिम्मेदारियों के बारे में बताया, या इसका आंसर ICAP कोड ऑफ एथिक्स से होगा या इसका आंसर किसी और ISA से होगा। सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश करें। हम सवाल पढ़ रहे हैं साथ साथ। The CEO has the ultimate responsibility, correct, critically analyze the above roles and responsibility for the system of quality management. The CEO, अच्छा मैनेजिंग पार्टनर भी है, वो भी बन सकता है, सेवरल डिपार्टमेंटल हेड है, वो भी बन सकता है, लेकिन CEO को बनाया गया होल्ड्स द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फॉरेन से स्टैंडर्ड में गए और आपने स्टैंडर्ड में जाके कहा, आप फॉरेन से स्टैंडर्ड में गए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में आए, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जी इन असाइनिंग द रूल्स इन पैराग्राफ 20 द फर्म शैल डिटरमाइन द इंडिविजुअल हैज द एप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज। क्या ये पैराग्राफ में छाप सकता हूँ बच्चों वहाँ पे? क्रिटिकली एनालाइज करने का कह रहे हैं ना आपसे, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उसके पास टाइम भी हो, उसके पास नॉलेज भी हो, उसके पास एक्सपर्टीज भी हो, उसके पास एक्सपर्टीज भी हो और उसके पास एक्सपीरियंस भी हो। यहाँ तक बात समझ आती है? द मैनेजिंग पार्टनर अलीज़े खान विद द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड द अथॉरिटी, तो यहाँ उसने बता दिया आपको उसके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है और अथॉरिटी भी है विद इन द फर्म, इज असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एक ऐसा शख्स जिसके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस भी है और अथॉरिटी भी है, उसको ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है। क्या आपको कोई एतराज़ है इस रोल में? बस जो आपने बात कही अब्दुल बासित बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि जी अगर आप किसी को ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं तो उसके पास हैव अ डायरेक्ट, लेकिन एक चीज लिखनी पड़ेगी, हैव अ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू द इंडिविजुअल असाइन द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिस्टम। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? साबरी साहब के पास है। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? अलीज़े के पास है। ऐसा ही है बच्चों। इन असाइनिंग द रोल्स इन पैराग्राफ 20, तो पैराग्राफ 20 में आपने कौन से रोल असाइन करें? आपने रोल असाइन करा है साबरी को, आपने रोल असाइन करा है अलीज़े को। दोनों के बारे में आप लिख देंगे कि उनके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी होनी चाहिए और सफिशिएंट टाइम होना चाहिए टू फुलफिल देयर असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको पता होना चाहिए उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्लियर हो गया बच्चों? अब समझ आ रही है थोड़ी बहुत चीजें? तो ये जो पैराग्राफ 21 है ये अप्लाई हो रहा है साबरी के ऊपर और अलीज़े के ऊपर। डन हो गया? फिर वो एक अलीज़े के ऊपर एक और पैराग्राफ कहता है, द फर्म शैल डिटरमाइन दैट द इंडिविजुअल असाइन्ड द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लाइंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। सही है? यहाँ पे एक और ऑपरेशन, ये तीसरी किस्म की ऑपरेशन, ये मैक्रो लेवल हो गया, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 2 का एक और लेवल आ गया लेवल 3 के। इसी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अलीज़े खान के पास जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कंप्लाइंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड द मॉनिटरिंग एंड डेमोलिशन प्रोसेस। सही है? अगर चाहे तो इसको भी आउटसोर्स कर सकती है, ये भी किसी और बंदे को दे सकती है। द फर्म शैल डिटरमाइन दैट इंडिविजुअल्स असाइन द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लाइंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड द मॉनिटरिंग एंड डेमोलिशन प्रोसेस। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है इस लेवल 3C की। बच्चों के ये बात समझ आती है? सवाल आगे पढ़ते हैं। द मैनेजिंग पार्टनर अलीज़े खान विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इज असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे पास हो गया। द फर्म हैज डेजिग्नेटेड लाइक सुमरो वन ऑफ द ऑडिट पार्टनर
to oversee the compliance with the independent requirement like सुमरो। हाँ भाई, कौन सा पार्ट है ये? लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है? लाइक सुमरो को कौन सा दिया गया काम? कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, ये दिया है लाइक सुमरो को। इसके ऊपर कौन सा पैराग्राफ अप्लाई हो जाएगा? इसके ऊपर पैराग्राफ 22 अप्लाई हो जाएगा। फर्म शैल डिटरमाइन द इंडिविजुअल असाइन द ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड द मॉनिटरिंग एंड रिविजन प्रोसेस हैव अ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू द इंडिविजुअल असाइन द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी। तो लाइक सुमरो अल्टीमेटली इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके पास साथ होना चाहिए? जल्दी से बताते हैं। उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ होना चाहिए भाई? अलीसी के साथ होना चाहिए। अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? साबरी की है। सही है। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में ये लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज पढ़ लें, द फर्म शैल डिटरमाइन दैट द इंडिविजुअल असाइन द ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड द मॉनिटरिंग एंड रिविजन प्रोसेस एंड द। तो इसका मतलब है जो पैराग्राफ 22 है ये लेवल 3 के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और ये लेवल 2 के लिए भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ तक बात समझ आती है? इसका मतलब है अलीजे के पास भी डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किसके पास? बिल्कुल सही कह रहे हो हमारे, बिल्कुल सही कह रहे हो। अलीजे के ऊपर भी डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वाली बात अप्लाई होगी। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? डन हो गया बच्चों? क्योंकि उसने तीनों चीजें कवर कर दी ना, उसने तीनों चीजें कवर कर दी। उसने पहली चीज लिख दी ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर उसने कहा कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। फिर उसने कहा एंड द मॉनिटरिंग एंड रिविजन प्रोसेस, एंड द मॉनिटरिंग एंड रिविजन प्रोसेस। डन हो गया बच्चों? फिर वो आपसे कहता है to ensure the effective monitoring and revision, the firm has appointed Daud Yusuf, a senior manager in the audit department, with the operational responsibility for this process to ensure the effective monitoring and remediation. To ensure the monitoring and remediation, किसको अपॉइंट किया है भाई? दाऊद को अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है? दाऊद को। तो इस वाले काम के लिए किसको अपॉइंट किया है? मॉनिटरिंग के लिए किसको अपॉइंट किया है? दाऊद को अपॉइंट किया है बच्चों। सही है। अच्छा, जब दाऊद को अपॉइंट किया है तो हम आगे सवाल पढ़ते हैं। Both Daud and Laik are known for their meticulous attention to audit details. Daud has been reporting to Laik for the last 2 years and they make up a competent team with the extensive experience in auditing the manufacturing and service industries. Considering their current workload, the CEO has given Laik and Daud this additional responsibility, believing they are capable of managing its due to the relatively fewer clients they have. मुझे पता है इनका एक्सपीरियंस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का है। क्या ये सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फाइनेंशियल सेक्टर का देख सकते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में क्या एथिकल रिक्वायरमेंट होती है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस क्या कहता है, अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो उसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है, कौन सी लॉ एंड रेगुलेशन आती है बच्चों। अच्छा, द फर्म हैज इंप्लीमेंटेड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर वेयर लाइक एंड दाऊद रिपोर्ट डायरेक्टली टू अलीजे हु देन रिपोर्ट्स टू माइकल। तो अलीजे का तो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, तभी हमने ऊपर इसको नहीं लिखा था। लेकिन क्या लाइक और दाऊद का डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है भाई? तो आप क्रिटिकली एनालाइज कर दें इस चीज को भी। डन हो गया बच्चों? डन हो गया। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि ये सवाल हमारे पास कहाँ से आया? ये सवाल हमारे पास प्योरली ISQM 1 से आया। 2 सवाल और कराऊं? 2 सवाल थोड़े से अच्छे और करा दूं बच्चों, लेकिन रेडी हो, मतलब थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा उसके लिए, मुश्किल सवाल है। 11 से पहले खत्म, 2 सवाल खत्म कर लेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, जितने भी सवाल आ रहे हैं मैक्सिमम मैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ इसी के सवाल। बच्चों रेडी हो? बच्चों वही करा रहा हूँ ना। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कितने नंबर का सवाल है? स्टार्ट करें। क्या लिखा हुआ है? इवेल्युएट दी क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या मतलब? ISQM 1। एक चीज़ सुन लो मेरी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ISQM 1 किसके ऊपर अप्लाई होता है? और इन सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट इशू हो रही है वो अप्रोप्रिएट है। तो जब रिपोर्ट इशू हो रही होगी तो किसी न किसी ऑडिट क्लाइंट के ऊपर रिपोर्ट इशू हो रही होगी, उसके ऊपर साइन कौन कर रहा होगा? तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हुई हैं। कहाँ पे कॉपी पेस्ट हुई हैं? जल्दी से बता दें। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे कॉपी पेस्ट हुई हैं बच्चों? आइजा 220 में कॉपी पेस्ट हुई है, लेकिन फर्म की जगह क्या लिख दिया गया है? तो अगर आप देखें तो ये आपके पास आइजा 220 का स्मार्ट हैंड आउट है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी फर्म का, अगर आप किसी क्लाइंट का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO की होगी। उस फर्म का, उस क्लाइंट का ऑडिट की हो, उस क्लाइंट का जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO की होगी? नहीं सर, एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, फर्म ने पॉलिसीज वगैरह बना ली है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव भी बना लिया, क्वालिटी रिस्क भी बना लिया, उसकी कंप्लायंस किसकी होगी? उसकी कंप्लायंस इसके पास होगी। सही है। एक्सेप्टेंस है कंटिन्यूस, फर्म ने पॉलिसीज बना ली, उसकी कंप्लायंस के पास होगी। फर्म ने बेतहाशा अच्छे बच्चे O लेवल्स वाले FTS 44 45 वाले हायर कर लिए हैं, आपकी एंगेजमेंट में सारे अच्छे बच्चे हैं कि नहीं है और सफिशिएंट है कि नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी में? एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी। एंगेजमेंट फर्म ने पॉलिसी बना ली है, फर्म ने इतना जबरदस्त ऑडिट सिस्टम बना लिया है कि जी जो काम करोगे उसमें प्रिपेयर का साइन ऑफ डालना पड़ेगा, आर्काइविंग से पहले रिव्यूअर का साइन ऑफ डालेगा, वो सारी से फर्म ने बनाई। उन सबकी जिम्मेदारी किसकी? उन सबकी जिम्मेदारी किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की।
अगर फॉर्म में कंसल्टेशन करनी है तो कंसल्टेशन की पॉलिसी बना चुके हैं, किसने करनी है भाई, किसने करनी है, इंगेजमेंट पार्टनर ने करनी है। मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन डन हो गया भाई, ये बात समझ आती है सबको। तो एक अच्छा स्मार्ट हैंड आउट है इसके ऊपर, और मेरा ख्याल से ISQM 1 के ऊपर भी एक ही अच्छा हैंड आउट है यार, ये स्मार्ट हैंड आउट बहुत अच्छा है, जिसमें ISQM 1 के ऊपर सारे कंपोनेंट्स हैं, सारी उसके ऊपर एक कंबाइंड चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा बच्चों। डन हो गया, तो स्मार्ट हैंड आउट सारे के सारे अवेलेबल हैं, देख लेना। अल्लाह आ जाए यार, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ 1 जुलाई 2005. You are an audit manager in Mongolia and Company, and you are currently conducting an engagement quality control review of the audit of FG, which is a listed entity. Your firm is appointed to audit the consolidated financial statement and the individual financial statement of all group companies. सवाल की रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं, सही है। The following exhibit available below provides information relevant to the question. FG summary of comments made by the audit team regarding the performance of the audit. This information should be used to answer the question requirement within the response option provided. तो वो कह रहा है सवाल की रिक्वायरमेंट इतना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट को बताओ, 1.5 पेज का सवाल है, पढ़ लेते हैं। द ऑडिट ऑफ FG फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2005 इज इन द कंप्लीशन स्टेज एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ड्यू टू बी इशूड नेक्स्ट वीक, सही है। फाइनलाइजेशन फेज पे है और ऑडिट रिपोर्ट अगले वीक इशू होगी। द ग्रुप हैज अ डाइवर्स ऑपरेशन फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग बट इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द एक्टिविटीज इन सम अदर एरियाज सच एज एग्रीकल्चर। कंपनी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन साथ साथ एग्रीकल्चर भी कर रहा है। द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड एफर्ट्स इंक्लूड्स द रेवेन्यू ऑफ 129 मिलियन, पिछले साल 113 मिलियन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 18.6 मिलियन एंड टोटल एसेट ऑफ 465 मिलियन। पहला काम तो हम ये कर लेंगे कि हम मटीरियलिटी डिटरमाइन कर लेंगे, सही है। सवाल में दिया हुआ है तो हम मटीरियल डिटरमाइन कर लेंगे। यू हैव डिस्कस द ग्रुप ऑडिट with a junior member of the audit team who made the following comments about how it was planned and carried out. On 10 जून 2005 कंपनी का ईयर एंड क्या है, 1 जुलाई 2005, ईयर एंड नहीं, आज तारीख है 1 जुलाई 2005, आप ऑडिट कर रहे हैं 31 मार्च का, और 10 जून को द ग्रुप एक्वायर्ड अनदर सब्सिडरी रॉबिन कंपनी which is forecast to increase the group's total revenue by around 20%. This means that the group chief CFO had little time to discuss matter with the audit team. The acquisition has taken place quickly and so did not form part of the audit planning, which took place in January 2005. The audit engagement partner said that we did not need to perform the audit work on any aspect. The audit engagement partner said that we did not need to perform any audit work on any aspect of the acquisition as according to the CFO, it will all be accounted for in the next year financial statement. ये पहली इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये आपके पास केस 1 है, ये आपके पास केस 1 है, और केस 1 में आपको एक सिनेरियो दिया गया है कि सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड रिपोर्ट साइन होने से 1-2 हफ्ते पहले एक एक्विजिशन हुई है, और इतनी बड़ी एक्विजिशन है कंपनी का रेवेन्यू 20% से इंक्रीज कर जाएगा। रेवेन्यू पे मैच्योरिटी नॉर्मली कितनी होती है भाई, अगर रेवेन्यू पे मैच्योरिटी निकालोगे तो कितनी होती है, रेवेन्यू पे 5% होती है, तो प्रॉफिट पे कितनी होती है, 1%, 2%, 3%, सही है, अप टू 5% भी चले आप कर लें, सही है। तो इसका मतलब है ये एक्विजिशन मटेरियल है। अच्छा, और इतना जल्दी हो गया, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हमें टाइम ही नहीं मिला, और पार्टनर ने बोला कि यार इस पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज CFO के हिसाब से इसको हम नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, सही है। अब बच्चों मेरी बात सुने, सवाल जो ये आया है ये बड़ा आसान सवाल है, सवाल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, ये आसान सवाल है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये ACCA के लेटेस्ट ISQM जब एप्लीकेबल हुआ है तो उसके हिसाब से लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसके एग्जामिनर कमेंट्स में भी ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सवाल है मेरे पास प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि अब जब मैंने इसका आंसर बनाना पड़ेगा ना, तो मैं कहाँ गया अपने आंसर वाली शीट में, अपनी आंसर वाली शीट में ये रहा, या तो वो आंसर ISQM 1 से होगा, और एंड आइजा से होगा, और एंड कोड ऑफ एथिक्स से। क्या इसका आंसर कोड ऑफ एथिक्स है? इसका मतलब है सर अपेरेंटली इसका आंसर यहां से लग रहा है। जब भी क्वालिटी मैनेजमेंट का सवाल आएगा, आपका बाइबल, आपकी जो पहली बाइबल होगी वो ISQM 1 होगी, सही है। और जो उसकी तशरीह होगी, जो उसकी तफसीर होगी, वो तफसीर क्या होगी, जल्दी से बता दें, वो तफसीर क्या होगी, वो बकिया आइजाज होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? जो बाइबल आपकी होगी, जो पहली चीज होगी जहां पे कानून लिखा हुआ होगा, वो कौन सा होगा, वो ISQM 1 होगा, और उसकी तशरीह अगर आपने करनी है, उसकी तफसीर आपने करनी है, तो फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको आइजा में जाना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? और जब आपने ISQM 1 से लिंक करना है, तो ISQM 1 के तो 8 ही तो एलिमेंट्स हैं भाई, ISQM 1 के तो 8 ही एलिमेंट्स हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का मसला है,
भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का मसला है, एथिकल रिक्वायरमेंट का मसला है, ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस का मसला है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का मसला है। अभी तो ISQM 1 की बात करें ना, तो सर गवर्नेंस एंड लीडरशिप का हो सकता है कि भाई वो तो पार्टनर की जिम्मेदारी है क्वालिटी, और पार्टनर ही ऐसा नल्ला है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज सुनिएगा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस। एक्सेप्ट तो आप कर चुके हो, आप तो रिपोर्टिंग फेज में, उसका मसला भी नहीं है। एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस का मसला लग रहा है भाई। और अल्टीमेटली किसी भी ऑब्जेक्टिव का मसला हो, ये एट द एंड आके अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव में इसके किसी भी एलिमेंट को हिट करेगा, इस क्वालिटी के किसी भी एलिमेंट को हिट करेगा, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव हिट हो जाएगा? और जब ये ऑब्जेक्टिव हिट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि क्या फर्म और उसके लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं। और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या है? बच्चों लिंकिंग समझ आ रही है? जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ आ रही है? जो ये डायग्राम मैंने आपके सामने यहाँ बनाई है, कि ISQM 1 से लिंक करना पड़ेगा और ISA की तरफ जाना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर आपको ये समझ आ रहा है? जो मैं आपको ISQM 1 से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप आंसर करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप कहेंगे सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का जो हमारे पास एक एलिमेंट है गवर्नेंस एंड लीडरशिप, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि जो पार्टनर होगा, जो लीडर होगा। अच्छा सुनिएगा मेरी बात को, ये बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ। इसका जो आंसर है वो ISA 220 से है भाई। ISQM 1 तो फर्म के ऊपर अप्लाई था, फर्म लेवल का मसला थोड़ी है। आप एक ऑडिट एंगेजमेंट कर चुके हैं, जब आप ऑडिट एंगेजमेंट कर चुके हैं तो किसका मसला है? ISA 220 का। लेकिन मैं बार बार ये डायग्राम रेफर करूंगा, क्यों? चाहे ISQM 1 हो चाहे ISA 220 हो, सिर्फ फर्म की जगह पार्टनर का वर्ड आएगा। तो ISA 220 के हिसाब से क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ISA 220 के हिसाब से गवर्नेंस रिलेशन में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करे। और एंगेजमेंट पार्टनर का ये कमेंट, कौन सा कमेंट भाई? जल्दी बताए कौन सा कमेंट? ये इस चीज की अक्कासी है कि जी इसके लिए उसने क्वालिटी को इंश्योर नहीं करा। सुनिएगा मेरी बात को, सही है? उसके बाद आप कहेंगे एक और चीज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, पढ़ा था थोड़ी देर पहले। आपने प्रोफेशनल जजमेंट मेंटेन करनी है, पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो आपने CFO की बात को सुन के फौरन से एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये कहलाती है कि जो CFO ने कहा उसको एक्सेप्ट कर लो? तो सवाल से आपने चीज उठाई, ISQM 1 से आपने लिंक कर दिया, ठीक है। फिर आप कहेंगे ओवरऑल सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है। इन द अबव सिनेरियो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है ISA 315, जो कि आपसे कहता है कि अगर कंक्लूडिंग फेज में भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिले, तो आपने अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना होता है। यहां तक बात समझ आ रही है? और उसके मध्य में नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। तो जब मैं ऑडिट की प्लानिंग कर रहा था तो कोई सब्सिडी एक्वायर हो ही नहीं रही थी, सही है ना? ईयर एंड पे ना ईयर एंड के बाद, जब हो ही नहीं रही थी तो मैंने कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया ही नहीं उसका। लेकिन ईयर एंड के बाद कंक्लूडिंग फेज में अगर मुझे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं 315 के हिसाब से अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा। उसके बाद में चीज लिखूंगा IS 10, और IS 10 के बाद में कहूंगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट है, और सब्सिक्वेंट इवेंट है तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट मटेरियल है। मटेरियल क्यों है? रेवेन्यू का 20% है, और अगर मटेरियल है तो क्या मुझे इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा? और जब मैं डिस्क्लोज करूंगा तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज डिस्क्लोज हुई भी है मेरे बच्चों? मेरा बच्चा जबरदस्त। तो जो रिपोर्ट इशू आप करने जा रहे हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टेंसेस? जो रिपोर्ट आप इशू करने जा रहे हैं, जो मैंने आपसे बातें कही उसको रिटर्न करेगा, स्क्रीन ना देखेगा, सही है? जो रिपोर्ट आप इशू करने जा, क्या आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं? जो रिपोर्ट तो खुदा ना खासा किसी क्वालिटी के एलिमेंट से लिंक ना भी कर सको ना, तो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको लिख के अपना आंसर बढ़ा देना मेरे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? क्लियर है? तो कितना हसीन हमने इसका आंसर बनाया, हमने इसका आंसर इस तरीके से बनाया। इसका मतलब क्या मेरे बच्चों? इसका मतलब यह है कि आपने सबसे पहली चीज जो सवाल में लिखा हुआ है ना, आपने उसको कॉपी किया, कॉपी करके ISQM 1 के एलिमेंट से लिंक कर दिया। ये बात समझ आती है? जिस ISQM 1 के एलिमेंट से लिंक करेंगे उस एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होंगे। कहां पे? ISQM 1 या ISA 220, सही है? ISQM 1 या ISA 220 में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, उन पॉइंट्स को आप यहां पे रेफर कर देंगे। लाइक अगर आप गवर्नेंस से लीडरशिप कह रहे हैं तो गवर्नेंस से लीडरशिप का मतलब क्या है? गवर्नेंस से लीडरशिप का मतलब यह है कि जी एंगेजमेंट पार्टनर ने क्वालिटी को इंश्योर करना है, सही है? तो वो क्वालिटी का वर्ड आप यहाँ पे उठा के लिख देंगे। अगर आप कहते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में लिखा है कि जी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। तो सवाल में आपने लिखा, सवाल की चीज आपने कॉपी करी किया,
CFO की लाइन को एक्सेप्ट किया गया है। किस चीज़ को हिट कर रहा है, किस चीज़ को हिट कर रहा है, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस को हिट कर रहा है। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस कौन से वाले पॉइंट को हिट कर रहा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को पॉइंट को हिट कर रहा है। ये बात मेरे बच्चों समझ आ रही है, ये बात मेरे समझ आ रही है। और जब आप ये सारी लिंकिंग कर देंगे तो एंड में आप कहिएगा चूंकि सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी के एलिमेंट कंप्लाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि जो रिपोर्ट इशू हो रही है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, और जो एम्प्लॉय है या फर्म है या फर्म का पार्टनर है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं कर रहा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये आंसर आपका हो गया कौन से वाले पार्ट का, बाइबल का। और फिर अगर इस सवाल में क्वेश्चन में कोई चीज दी हुई है जिसको आपने कॉपी करा, वो एक कॉपी हो सकता है, एक उसकी लिंकिंग बन सकती है किसके साथ, ISQM1 के साथ, और जो दूसरी उसकी लिंकिंग बन सकती है, दूसरी लिंकिंग उसकी बन सकती है, वो किसके साथ बन सकती है प्यारे बच्चों? यहाँ आपने 315 के साथ लिंक करा, यहाँ आपने IS10 के साथ लिंक करा मेरे बच्चों, यहाँ आपने आइजा 320 के साथ, 560 के साथ लिंक करा। डन हो गया मेरे बच्चों? ऐसे 2 सवाल और कराऊंगा, रेडी हो? Due to the pressure to reduce the cost of the audit manager arranged for the audit procedure on revenue recognized by several significant subsidiaries, including a subsidiary in the agriculture industry. Due to pressure to reduce the cost of the audit manager arranged for the audit procedure on revenue recognized by several significant subsidiaries, including a subsidiary in the agriculture industry, to be delegated to Camellia Associates, an unconnected firm. The audit manager said that we can rely on the evidence obtained by Camellia Associates as they are a firm of qualified accountants. हाँ भाई, तो जो सिग्निफिकेंट सब्सिडीज का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो उसकी जो ऑडिटर है, उसकी जो ऑडिट फर्म है जो उस कंपनी को ऑडिट करती है, लेट से कैमेलिया एसोसिएट, उसको बोला है कि जी आप ही रिव्यू करो, आप ही सारी चीजें करो। और फिर मैं कह रहा हूं चूंकि वो कैमेलिया एसोसिएट इतनी बड़ी फर्म है और उसमें क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, तो मुझे काम को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, बच्चों जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अप्रोच बताई है, बताएं सवाल से कौन सी चीज को कॉपी करूं? सवाल से कुछ कॉपी करने की जरूरत है मेरे बच्चों? सवाल से पहले क्या कॉपी करूं? किसको डेलीगेट कर दिया? वी कैन रिलाई। इसका मतलब है कोई रिव्यू हो रहा है, कोई डायरेक्शन हो रही है, कोई सुपरविजन हो रही है, कोई रिव्यू हो रहा है, नहीं हो रहा सर। तो ये कौन से ISQM के एलिमेंट को हिट कर रहा है? दूसरा, तीसरा, एंगेजमेंट रिसोर्सेस। भाई रिसोर्स नहीं है ना तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है ना, तभी तो दूसरे से काम करवा रहे हो। और रिसोर्स क्यों नहीं है? बिकॉज कॉस्ट का मसला है। रिसोर्स क्यों नहीं है? बिकॉज कॉस्ट का मसला है। इससे लिंक कर दिया प्यारे बच्चों। जहां आपने इससे लिंक करा, तो गवर्नेंस एंड लीडरशिप में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि उसने क्वालिटी इंश्योर करना है। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि उसने डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू करना है। और एंगेजमेंट रिसोर्स में जिम्मेदारी होती है कि जो टीम हो वो कॉम्पिटेंट भी हो, वो कैपेबल भी हो, उसके पास रिसोर्सेज भी हो। क्या तक बात समझ आ रहा है? जो एक पॉइंट वहां पे लिखा था उससे रेफर कर दिया। जब मैंने उससे रेफर कर दिया तो उसके बाद मैंने अगली चीज क्या करी? मैंने कहा इसकी वजह से जो रिपोर्ट इशू हो रही है वो शायद अप्रोप्रिएट ना हो और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई ना करें। ISQM1 खत्म। मेरा बच्चा जल्दी से आ जाओ। ISQM1 खत्म। अब इस सवाल में कोई और चीज भी है मेरा बच्चा, जबरदस्त। फिर मैं कहूंगा ये जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वाली बात जो मैंने खत्म करी, तो ये जाके मिलती है आइजा 600 से। और आइजा 600 कहता है कि अगर कोई सब्सिडीज हैं और वो अगर आपके पास सब्सिडीज हैं और उनके काम पे आपको यूज करना है, वो आपके लिए रिस्क है, सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है, सही है। तो अगर आप किसी कॉम्पोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व कर भी रहे हैं, तो लीडरशिप, गवर्नेंस एंड लीडरशिप किसकी जिम्मेदारी? उसके काम की एंगेजमेंट परफॉर्मेंस किसकी जिम्मेदारी? सही है। तो मैं कहूँगा मैं चूंकि उसको कर भी रहा हूं, तो आइजा 600 के हिसाब से मुझे उसके काम को रिव्यू करना पड़ेगा। बच्चों का यहाँ तक बात समझ आती है? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जाके लिंक हो गया किसके साथ? आइजा 600 के साथ। बच्चों क्लियर हो? उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने इंटेंजिबल एसेट का भी ऑडिट किया, जिसमें assumptions को which involved evaluating the assumptions relating to the appropriateness of capitalization of 1.2 million of development cost in the year. I could not discuss this with the CFO and no one else was available. So I agreed the assumptions, for example, relating to the technical feasibility and commercial viability to the group business plan and concluded that they were consistent. This is the first year the development costs have been recognized as an intangible asset in the group FS. हाँ जी, एक इंटेंजिबल एसेट इस साल पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ है। आपने मैनेजमेंट की एक वर्किंग को मैनेजमेंट की दूसरी वर्किंग से मैच कर लिया और आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई मसला वाली बात ही नहीं है। ये ठीक अप्रोच है। ये किस चीज की अलामत है? क्या यहाँ पे गवर्नेंस एंड लीडरशिप है? देखिए आइजा की बात ना करें, अब्दुल वासे, आइजा की बात ना करें। पहले आइजा 220 और ISQM1 से लिंक करें, तभी मार्क्स नहीं मिलते हैं यार आप लोगों को। क्या गवर्नेंस लीडरशिप का मसला है यहाँ पे?
क्या यहाँ पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मसला है? और जब आपने यहाँ पे लिख दिया उसके बाद जब ISQM 1 आइजा 220 यहाँ पे खत्म होगा फिर आप कहेंगे ओ भाई ये आइजा 315 के हिसाब से तो नॉर्मली सिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए था, सही है, बिकॉज अगर एक एसेट कैपिटलाइज किया है और आइजा 320 के हिसाब से तो ये मटेरियल होना चाहिए था। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो आंसर इस तरीके से पहले बाइबल से लिंक कर दीजिएगा, थोड़े पॉइंट्स लिख दीजिएगा, उसके बाद आइजा के कुछ 1-2 पॉइंट्स लिखिएगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। डन हो गया? ये नीचे कुछ और भी लिखी हुई है। Following your conversation with the audit assistant, you reviewed the audit working papers and found the following. The audit evidence obtained by Camilli Associate has not been reviewed by the audit manager or partner. No further evidence has been obtained relating to the development expenditure. किस चीज़ का मसला है बच्चों? जो ऊपर हमने लिंक कर दिया ऑलरेडी, किस चीज़ का मसला है? क्वालिटी का मसला है। बच्चों क्लियर हो? कोई मसले वाली बात? एक और सवाल करा दूँ अच्छा सा। It is 1 July 2005. You are a manager in the Group and Company, a firm of chartered accountant, which offers a range of assurance service. The managing director of Cylinder Company, which is not currently a client of Group and Company. ये आपके क्लाइंट नहीं है बच्चों, ये आपके क्लाइंट नहीं है। ये Group and Company क्या है? ये एक ऑडिट फर्म है। The managing director of Cylinder Company ये क्या है? ये क्लाइंट है, ये ऑडिट क्लाइंट नहीं है बच्चों, ये ऑडिट क्लाइंट नहीं है। Which is not currently a client of Group and Company has contacted you with the request to undertake an independent review of a cash flow forecast for Cylinder Company. Cash flow forecast के ऊपर वो आपसे सर्विसेज मांग रहे हैं, सही है। कुछ आपको चीज़ दी हुई है। पहली चीज़, सिलेंडर कंपनी अ नॉन लिस्टेड कंपनी ऑपरेट्स 20 कॉफी शॉप्स विद इन द लार्ज एयरपोर्ट टर्मिनल्स। द कंपनी इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एरन सिलेंडर एंड अ फाइनेंशियल कंट्रोलर। दो इसके ओनर है, एरन और फाइनेंशियल कंट्रोलर। Typically, Aaron takes a small salary from the company and extract most of his income from the business in the form of dividend. Aaron is looking to retire and would like to extract $1 million from the company. उसको $1 million चाहिए. The company operates from the leased premises and the majority of the remaining assets are fixtures and fitting, as the inventory of the food and beverages have a short shelf life and the company does not offer credit to customer. अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। Evaluate the matter in respect of the quality management to be considered by Group and Company before accepting Cylinder Company as a client of your firm. कितने नंबर का सवाल है भाई? 12 नंबर का सवाल है, सही है। वो आपसे कह रहे evaluate the matter in respect of quality management। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने क्लाइंट एक्सेप्ट करा नहीं है अभी, ISQM 1 या ISO 220? अच्छा बच्चों, एक काम ये करते हैं, ये सवाल मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ, सही है। ये सवाल मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ, इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बैठ कर हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप एक अपना दिमाग लगाएं और उसके बाद हम डिस्कस कर लें। और यकीन करें, डन हो गया बच्चों? मुझे बताओ कुछ फ़ायदा हुआ तो उसको फिर कंटिन्यू रखें प्यारे बच्चों। रोज़ इस तरह 1-1.25 घंटा पढ़ लेंगे। कोड ऑफ एथिक्स भी हो जाएगा, टेंशन ना लें। कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर एक स्पेशलाइज सेशन होगा इंशाल्लाह, आप याद रखेंगे उस सेशन को। ISQM में कुछ फ़ायदा होगा तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है प्यारे बच्चों। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, अगर उसको आप सामने रखेंगे बहुत फ़ायदा होगा। या एक काम करते हैं, इसको सवाल को पढ़ लें एक बार, इतना काम कर लें, एक बार पढ़ लें सवाल को पढ़ के थोड़ी बहुत लिंकिंग कर लेते हैं, अटेम्प्ट उसको बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लें जल्दी से। एरन हैज सजेस्टेड ही एक्सट्रैक्ट फंड ऑफ 1 million फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग टू द कंपनी द ब्रांड नेम ऑफ सिलेंडर। वो कह रहा है, एरन अब ये कह रहा है कि भाई मैं एक बंदा हूँ, मेरा नाम एरन सिलेंडर है, कंपनी का नाम भी सिलेंडर है, सही है, और मैं जो है अपना ये जो कंपनी का नाम है, ये इसको मैं ब्रांड सेल कर रहा हूँ कंपनी को, कितने का? $1 million का। दिस वुड गिव the company the right to trade under the Cylinder brand, which he believes has significant value. He has decided to sell the brand name for $1 million to the company despite an external valuation of $1 lakh. $1 lakh है, $1 million लेने जा रहा है। Due to the company's current cash position and existing borrowing, this would require the company to obtain the further financing. तो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाने क्यों है? कैश फ्लो फोरकास्ट इसलिए बनाने हैं because through a loan as part of the finance application there will be an additional funding requested for the expansion of the business. सही है। तो इस चक्कर में वो कंपनी के पास जा रहे हैं, बैंक के पास जा रहे हैं, बैंक से पैसा मांग रहे हैं, इसलिए पैसा मांग रहे हैं कि बिजनेस भी एक्सपेंड करना है, प्लस $1 million एरन को देना है। The profitability of the company has significantly reduced over the past 2 years as a result of decreased travel during a recent economic downturn, with the company making a loss in each of the 2 previous years. In the last 2 years, the company has struggled to make payment to suppliers on time and has suffered deteriorating relationship as a result. In the last few months, payment to creditor have been severely delayed, and as a result, the company's main supplier has implemented a cash on delivery policy for any purchase made by the company. तो समझ में आता है कि भाई कैश फ्लो फोरकास्ट क्यों बनाने हैं? इसलिए बनाने हैं बिकॉज बैंक से लोन चाहिए। Aaron is confident that the revenue, profit and cash flow will return to the positive results obtained in previous year. He has identified 5 sites for the new coffee shops at a smaller airport and is confident he can negotiate a good deal on leases for the sites at lower than usual rental through his connection in the industry. Loan application.
तो ये तो उसने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी. द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ फंडिंग ऑफर ऑफ 1.5 million फ्रॉम अ बैंक. दिस फंडिंग ऑफर इज सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ अ satisfactory business plan accompanied by an independent assurance report on the associated cash flow. He believed that if the proposal demonstrates the expansion of the business by the opening of a new coffee shops in smaller airports, the bank does not need to know the brand in his own name under which the company already trades. He would like for the process to complete as soon as possible as he wishes to retire by 30 September 2020. डेडलाइन की बात भी कर रहा है. Aaron expressed his frustration with his current auditors that they do not have the same confidence in the business as he does not intend to appoint Gloop and Company as the auditor of the company as he intend to appoint Gloop and Company as the auditor of the company if the loan application is successful. If the loan application is successful, अगर सक्सेसफुल हो गए तो मैं आपको अपना ऑडिटर भी बना दूंगा. In addition, the assurance team will be entitled to free food and beverages from any of the Cylinders Company coffee shops for life if that is the case. अगर वो ऑडिटर बन जाएंगे तो ज़िंदगी भर कहीं से भी मेरी शॉप से कॉफ़ी पीनी हो फ्री में कॉफ़ी पिएगा. बच्चों ISQM1 क्या आ जाए 220 ज़बरदस्त बच्चों. अच्छा, अगर ISQM1 कहते हो गवर्नेंस एंड लीडरशिप का मसला है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस का मसला है, एथिकल रिक्वायरमेंट का मसला है, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मसला है, रिसोर्सेज का मसला है, मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन का मसला है, सर अभी तो क्लाइंट आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा है, रिसोर्स का मसला कहाँ से आ जाएगा? सही है, अभी तो आपने क्लाइंट करा ही नहीं है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मसला कहाँ से आ जाएगा? मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन का मसला कहाँ से आ जाएगा? इन्फॉर्मेशन रिसोर्स का मसला एक सूरत में आ सकता है, बताऊंगा. सही है सर, गवर्नेंस रिलेशन अभी तो आपने ऑडिट स्टार्ट ही नहीं करा है, कुछ करा ही नहीं, अभी तो आपके पास आया है, इसका मसला कहाँ से आ सकता है? बच्चों कहाँ से आया इसका सवाल? जल्दी से बता दे कहाँ से आया इसका सवाल. जब एथिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हो कौन सी चीज़ आ गई? जब आईकेप कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हो तो वो कह रहा है कि अगर मेरा लोन अप्रूव हो जाएगा तो मैं तुम्हें ऑडिटर बना दूंगा, तो मैं तुम्हें ऑडिटर बना दूंगा. कौन सा थ्रेट आ गया? कौन सा थ्रेट आ गया? कौन सा थ्रेट आ गया? वो कह रहा है कि मैं तुम्हें गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी दूंगा अगर मेरा लोन अप्रूव हो गया और तुम मेरे ऑडिटर बन गए. किस चीज का मसला आ रहा है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस क्या देखना होता है? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी. क्या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है आपको? करंट ऑडिटर से फड्डा चल रहा है, करंट ऑडिटर से फड्डा चल रहा है, 1 लाख की चीज को 1 मिलियन का बेच रहा है और कंपनी नहीं बेच रही है. लोन की 1 मिलियन कहां से लिया जा रहा है? बैंक से लोन लिया जा रहा है. कंपनी पिछले 2 साल में लॉसेस में. तो इसका मतलब है जब ये एथिकल रिक्वायरमेंट आईकेप कोड ऑफ एथिक्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, और जब मेरा बच्चा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में जाएगा तो जब मेरे बच्चे ने पेपर में चेक कर लिया कि सवाल ISQM1 से आया है और जब ISQM1 से आया है तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में जाएगा और जैसे ही एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में मेरा बच्चा जाएगा तो लिखा हुआ है जजमेंट बाय द फर्म अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू based on information obtained about the nature and circumstances of the engagement and the integrity and the ethical values of the client including management that is sufficient to support such. क्या integrity ethical values की चीजें सवाल में दी हुई है आपको? The firm's ability to perform the engagement comes with the profit standard. भाई आपका इस सेक्टर में एक्सपीरियंस है भी कि नहीं? क्या आपके पास उस लेवल की एक्सपर्टीज है जो पिछले साल के ऑडिटर के पास थी? द फाइनेंशियल ऑपरेटर. और यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं जो मैंने आपसे ब्लू में हाईलाइट करा था, जब आपको पता चल गया सवाल यहाँ से आया है तो आपने फौरन से रेफर करना है इन पैराग्राफ को फौरन से रेफर करना है मेरे बच्चों ने, और फौरन से मजीद एप्लीकेशन गाइडेंस में जाना है. और जैसे ही मजीद एप्लीकेशन गाइडेंस पेपर में मैं गया तो लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, industry, nature of the entity, example of factors that may affect the nature external information obtained about the integrity and ethical of the client. सुनिएगा, the reason for the proposed appointment of the firm and the non-appointment of the previous firm. Non-appointment of the previous firm क्यों हो रही है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कंपनी के बिजनेस प्लान. 1 लाख की चीज कितने की बेची जा रही है? 1 लाख की चीज कितने की बेची जा रही है? बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? कि यहाँ तक बात समझ आती है? तो यहाँ पे आपको आंसर आइजा 300 में नहीं मिलेगा, यहाँ पे अच्छी खासी गाइडेंस आइजा 300 ISQM1 में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है. ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? हाउ सवाल एक्सपेक्टेड है, ये तक लिखा हुआ है यहाँ. डन हो गया बच्चों? तो अगर सिंपल सा बाइबल का रूल भी चले जाओगे ना कि यार ये जो सवाल आया है ये कौन से सिपारे से आया है, एक बार वहाँ भी चले जाओगे ना तो फिर आपके पास आराम से आप आंसर ड्राफ्ट कर लोगे. समझ आती है मेरी बात? तो अगर सवाल ISQM1 से आया है तो ISQM1 के एलिमेंट को अगर आपने पिक कर लिया तो उस एलिमेंट को जल्दी से रीड कर लें. अगर आपको वहाँ से अच्छा आंसर मिल रहा है लिखें, और मजीद अगर एप्लीकेशन लिखी है फौरन से उसको रेफर कर लें बच्चों, तो आप बड़े आराम से लिख लेंगे. और ये कोड ऑफ एथिक्स वाली बात तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी बच्चों. यार आप ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं अभी, आप कह सकते हैं कि कंपनी अपने ही ओनर के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और 1 लाख की चीज 1 मिलियन की पे कर रही है, तो मैनेजमेंट की एथिकल वैल्यूज और इंटेग्रिटी पे डाउट होता है. मेरा
अकफार साहब बिल्कुल सही करें, फिर एज 220 से होता। लेकिन जब आप एज 220 पे करते तो आंसर बिल्कुल सेम रहता, आंसर बिल्कुल सेम रहता, बस फ्रॉम का वर्ड आ जाता, एलिमेंट्स तो यही रहता। यार C5 का तो यार मैंने वर्कशॉप रखा, उसके बाद मैंने अच्छे खासे पास्ट पेपर्स भी पोर्टल वगैरह पर अपलोड करा दिए यार। मेरे बच्चों क्लियर हो, कल के एजेंडे भी आपको बता दूँगा। कुछ फ़ायदा हो रहा है बच्चों को घंटा सवा घंटा पढ़ने से, लाइव पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो रहा है। चलो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे और प्रैक्टिकल सवाल होंगे ना इंशाल्लाह, उसको भी हम पेपर से पहले इस तरीके से कनेक्ट करके कर लेंगे। बच्चों अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ करिएगा। इंशाल्लाह आप लोग लाजमी पास होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे बच्चों।